पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार गुलाम वंश की स्थापना हुई और बलबन एक प्रतापी राजा के रूप में उभर कर सामने आया। एक गुलाम से उसने बलबन एक सुल्तान तक के सफ़र को तय किया। उस वंश का अंतिम शासक शमुद्दीन कैमूर था। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की 1290 ईस्वी में। लगभग 30 वर्षों तक इस वंश का शासन रहा। आइए आज एक एक करके उन सभी बातों पर चर्चा करते हैं जिसका संबंध खिलजी वंश से है। इस वंश में मूल रूप से 3 शासक हुए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। आइए देखते हैं कि उन लोगों ने किस प्रकार शासन किया, उनकी शासन पद्धति कैसी थी। सबसे पहले इस दिशा में नाम आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, जो 1290 ईस्वी में शमुद्दीन कैमूर को मारकर गद्दी पर बैठा वह दिल्ली की गद्दी पर, लेकिन उसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाई। किलोखरी को उसने अपनी राजधानी बनाई। कैकूबाद द्वारा निर्मित एक महल में उसका राज अभिषेक हुआ। इसी अवसर पर उसका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उसने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक का पद दिया। चूंकि वह भी एक गुलाम रह चुका था और वह इस तरह की व्यवस्था में कमियों को जानता था, इसलिए उसने अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करना ज़्यादा उचित समझा और इसलिए उसने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक का पद प्रदान किया। साथ ही साथ उसे अपना दामाद बनाया। अपनी पुत्री का विवाह उसने अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उसका भतीजा भी था, उससे किया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा और दामाद दोनों कहलाता है। मलिक छज्जू के विरोध को दबाने की सफलता से खुश होकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे या अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर, जो कि वर्तमान इलाहाबाद है, उसकी सूबेदारी दे दी। और कहीं न कहीं यह जगह ही उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हुई, क्योंकि कुछ दिनों के बाद, लगभग 6 वर्षों के बाद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा। 1296 में उसने अपना राज अभिषेक किलोखरी में ही करवाया था, लेकिन उसने अपनी राजधानी का स्थानांतरण करके दिल्ली किया। इस प्रकार दिल्ली एक बार फिर राजधानी बनी। राजधानी बनने का गौरव दिल्ली को एक बार दोबारा से मिला। बलबन के बाद 6 वर्षों के अंतराल के बाद अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली और गुरशास्प हुआ करता था। यह एक महत्वाकांक्षी राजा था। यह क्षेत्र विस्तार की नीति में ज़्यादा विश्वास रखता था और इसलिए इसने सिकंदर सानी की उपाधि स्वयं से ग्रहण की थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार बलबन ने दैव राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या की थी। इसने भी एक सिद्धांत की व्याख्या की जो था दैवीय अधिकारों का सिद्धांत। उसे इसने अपनाया और इस प्रकार यह उलेमा के प्रभाव से मुक्त रहा, यानी कि धर्म पर कहीं न कहीं राजत्व के सिद्धांत को इसने आरोपित किया। आइए देखते हैं कि दैवीय अधिकारों का सिद्धांत क्या कहता है। यह सभी सिद्धांतों में, राजत्व से संबंधित राज्य के संदर्भ में सभी सिद्धांतों में यह सबसे प्राचीन है, जिसकी व्याख्या महाभारत और मनु स्मृति में भी की गई है। महाभारत और मनु स्मृति में भी उसकी चर्चा की गई है, दैवीय अधिकारों के सिद्धांत की। यह सिद्धांत कहता है, यह भी राजत्व के सिद्धांत के सदृश ही है, लेकिन यह कहता है कि ईश्वर के द्वारा निर्मित इस धरातल
पर शासन या तो ईश्वर के द्वारा किया जाता है या इसके द्वारा नियुक्त किसी प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। निश्चित रूप से यह प्रतिनिधि धरातल पर राजा होता है। प्रत्येक आम जनता में प्रत्येक सदस्य को राजा की आज्ञा माननी चाहिए। यह प्रजा का सबसे प्रथम धर्म है। सर्वोपरि धर्म यही कहता है, यही है कि प्रजा राजा की सारी बातें माने। आज्ञा का पालन। अगला कहता है, दैवीय अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार अगली बात आती है कि प्रजा को राजा की निंदा करने या शिकायत करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार निरंकुशता का वर्णन इसमें भी किया गया है, लेकिन निरंकुशता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और शायद इसलिए यह राजत्व के सिद्धांत से अलग हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि राजत्व का सिद्धांत और दैवीय अधिकारों के सिद्धांत के बीच धागे भर का फर्क है, और वो फर्क कौन लाता है? बस एक शब्द, निरंकुशता। जहां बलबन ने अपने पुत्र बगरा खां को कहा था कि एक शासक का निरंकुश होना उसके राज्य के हित में अनिवार्य है, वहीं उस बात को दैवीय अधिकारों के सिद्धांत में अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे तरीके से परिभाषित किया कि प्रजा का पहला धर्म है कि वह शासक की बातों को माने। नंबर 2, शासक से शिकायत न रखे। नंबर 3, शासक की निंदा करने का अधिकार उसको नहीं है। तो अगर अर्थ के रूप में जाएं, भाव के अर्थ में जाएं, तो कहीं ना कहीं दोनों समान है, लेकिन फर्क बस वही है कि निरंकुशता शब्द बीच में आ जाती है राजत्व के सिद्धांत में। आइए देखते हैं एक एक करके। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके किलोखरी की गद्दी पर बैठता है और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। उसके बचपन का नाम अली और गुरशास्प था। अली और गुरशास्प अलग अलग शब्द हैं। कोई उसे अली के नाम से जानते थे, बहुत लोग उसे गुरशास्प के नाम से जाना करते थे। वह एक महत्वाकांक्षी राजा था, इसलिए उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। चूंकि उसने दैवीय अधिकारों के सिद्धांत को अपनाया, इसलिए वह कहीं न कहीं उलेमाओं के प्रभाव से मुक्त रहा, यानी कि धार्मिक प्रभावों से वो मुक्त रहा। गद्दी पर बैठते के साथ उसने सबसे पहले प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधारों में उसने कई नई चीज़ों की शुरुआत की जो अब तक के दिल्ली के किसी सुल्तान ने शुरू नहीं किया था। जैसे नंबर 1, घोड़ा दागने की प्रथा। नंबर 2, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। उस समय क्या होता था कि सुल्तान अपने लिए कुछ संख्या में स्थायी सैनिक रखा करते थे और बाकी भाड़े के सैनिक लाया करते थे। इसने उन चीज़ों को पकड़ते हुए इस सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू कर दिया कि इससे यह पता चल जाए कि युद्ध के दौरान कौन सा सिपाही मेरा है और कौन सा सिपाही विरोधी पक्ष का है। इसलिए इसने सैनिकों का हुलिया और घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। स्थायी सेना, सभी जितने भी इसके आसपास सैनिक हुआ करते थे उस सबको इसने स्थायी बना दिया, नकद वेतन देकर। उनका पूरा खर्च ये उठाता था। इसने लगान मुक्त भूमि देना बंद कर दिया और सबको राजस्व के एक हिस्से से वेतन देना इसने शुरू किया, ताकि मतलब एक तरह से अगर कहा जाए तो यह अपने सैनिकों की हर आवश्यकता को यह पूरा करता था। चाहे वो उसका ड्रेस कोड हो, आज की भाषा में अगर जानना चाहते हैं तो अगर ड्रेस कोड हो, उनके खाने का खर्च हो, उनके रहन सहन का खर्च हो, उनको नगद वेतन दे दिया करता था। इसलिए
पहले प्रशासनिक सुधार में इसने सबसे पहले उन नई चीज़ों की शुरुआत की। सल्तनत काल में अब तक के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा अगर स्थायी सेना किसी के पास थी तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। गद्दी पर दिल्ली राजधानी परिवर्तन के बाद ही इसने 4 आदेश पारित किए। आइए एक एक करके उनको जानने का प्रयास करते हैं। 4 आदेशों में क्या था कि चूंकि उस समय यह अपनी सीमा को सुरक्षित करना चाहता था, दूसरा कि मंगोलों का आक्रमण अचानक से बहुत बढ़ गया था, जिसके लिए इन दोनों बातों के लिए उसे अधिक सैनिकों की आवश्यकता थी। और अधिक सैनिकों की आवश्यकता का मतलब ही था कि अधिक धन की आवश्यकता थी, क्योंकि उसने नकद वेतन देने की प्रथा शुरू कर दी थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए उसने अपने राज्य के अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक लगान वसूल किया जाए। धन का दुरुपयोग न हो, इसके लिए इसने अपने अमीरों, खानों और व्यापारिक रईसों को यह प्रतिबंध लगा दिया कि आप किसी भी तरह का समारोह नहीं करेंगे, क्योंकि यह समारोहों को खर्च का एक जरिया माना करता था। इसलिए इसने धन को बचाने के लिए समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके द्वारा किया गया सबसे बेहतरीन कार्य था कि इसने नशा मुक्त राज्य की अवधारणा को पेश करने की कोशिश की, जिसके तहत इसने नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध तो लगाया ही, उसके साथ साथ इसने जुए खेलने पर भी प्रतिबंध लगाया। हम सभी लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी आर्थिक नीतियों के लिए जाना जाता है। दूसरी बात कि इसके समय में कहीं न कहीं इसकी सीमाएं असुरक्षित हो गई थीं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए इसने गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन कर दिया। इन्हीं संदर्भों में इसने 4 आदेश पारित किए, जैसे अनावश्यक खर्च के लिए जो कारक हुआ करते थे, समारोह, दावत इत्यादि, उन सभी पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। राज्य के अधिकारियों को कहा कि अधिक से अधिक लगान वसूला जाए। नशीले पदार्थों और जुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन इसने किया। इसके जीवन में कई सैन्य कार्यवाहियां हुई। नंबर 1, मेवाड़ विजय। मेवाड़ पर उस समय राणा रतन सिंह का शासन हुआ करता था। यह अभियान निजी तौर पर देखा जाए तो यह इसका एकमात्र अभियान था जो रानी पद्मिनी के लिए इसने चलाया था, और इसका नेतृत्व भी इसने खुद ही किया था, स्वयं किया था इसका इसने नेतृत्व। हालांकि मेवाड़ भी को इसने जीत जरूर लिया था, लेकिन रानी पद्मिनी के प्रति जो इसका भाव था वो पूरा नहीं हो पाया। रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। क्योंकि राणा रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी युद्ध में। इस युद्ध की जो व्याख्या है वो पद्मावत में की गई है। मलिक मोहम्मद जायसी
मलिक मोहम्मद जायसी की एक पुस्तक है पद्मावत, उसी में इस युद्ध का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है कि किस प्रकार उस समय किले में उपस्थित महिलाओं ने एक साथ जौहर किया था। देवगिरी के राजा पर इसने जब आक्रमण किया तो देवगिरी का राजा रामचंद्र सेन पराजित हो गया, लेकिन उसकी बहादुरी से खुश होकर इसने उसे मुक्त किया और राय रायन की उपाधि दे दी। जब यह गुजरात विजय से लौट रहा था तो दिल्ली में इसे मलिक काफूर मिला। मलिक काफूर, इस मलिक काफूर को 30,000 दिनारी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने 1000 दिनार देकर उसे प्राप्त किया था। यह वही मलिक काफूर है जिसे दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। हमने आपको पहले बताया कि इसके समय में मंगोलों का आक्रमण, अगला देखते हैं, मंगोलों का आक्रमण बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ गया था, जिसके लिए इसने 3 सेनापति को नियुक्त किया। एक का नाम तो भारत के इतिहास में लिखा गया। आइए एक एक करके उनको देखते हैं। नंबर 1 जफर खान था। जफर खान यह युद्ध में मंगोलों के साथ लड़ते लड़ते मारा गया। दूसरा नाम आता है गाजी तुगलक, गाजी बेग तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक या मलिक उल गाजी या गाजी मलिक, जिस नाम से आप कहें, आप पुकारना चाहते हैं उस नाम से उसे पुकारें, जो बाद में दिल्ली का सुल्तान बना। खुसरो खां को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को पराजित किया, जिसके लिए इसको मलिक उल गाजी या गाजी मलिक की उपाधि दी गई थी। इसका एक नाम गाजी तुगलक था। यह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता था। यह बहुत साहसी सेनापति इसका सिद्ध हुआ। यह इसको मंगोलों के आक्रमण से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने दीपालपुर का शासक गवर्नर नियुक्त किया था। अगला सेनापतियों में अगला नाम आता है मलिक शादी का। मलिक शादी के समय में सिंधु नदी मंगोल क्षेत्र और अलाउद्दीन खिलजी के क्षेत्र की सीमा बनाते थे। शिर मुगल के नेतृत्व में मंगोल सिंधु नदी पार करके इसके क्षेत्र में आ गए, लेकिन इसकी बहादुरी ऐसी थी कि शिर मुगल के नेतृत्व में आई मंगोल सेना पराजित हुई और उसे मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास में उसकी आर्थिक नीतियों के लिए ज्यादा जाना जाता है बनिस्पत इन प्रयासों के, इन सुधारों के। उसकी आर्थिक नीतियों का विस्तृत वर्णन तारीखे फिरोज शाही में की गई है। जो कि जियाउद्दीन बर्नी की के द्वारा रचित पुस्तक है फारसी की। चूंकि कंफ्यूज मत होइएगा, ये फिरोज खिलजी के नाम पर इसने इस पुस्तक का नाम लिखा तारीखे फिरोज शाही। कई बच्चे फिरोज तुगलक से इसकी तुलना कर देते हैं, वो गलत है। फिरोज तुगलक के नाम पर इसका नाम तारीखे फिरोज शाही पड़ा, जिसकी रचना फारसी में
जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। इसी पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़तापूर्वक लागू करने की कोशिश की। इस दिशा में यह इतना कठोर था अलाउद्दीन खिलजी कि उसने मांस का बेईमानी करने वाले व्यापारियों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दे दिया। समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस आदेश का कंसेप्ट क्या था। बेसिकली मान लेते हैं कि हमने 100 ग्राम का कोई सामान खरीदा। 100 ग्राम में बेईमान दुकानदार ने हमें 90 ग्राम का सामान दिया और 10 ग्राम बेईमानी उसने कर ली। इस आदेश के मुताबिक इस 10 ग्राम के बराबर वजन के बराबर मांस का टुकड़ा उस बेईमान व्यापारी के शरीर से काट लिया जाता था। यही इस आदेश का मर्म था, क्योंकि वो जानता था कहीं न कहीं कि लोगों के सामने अगर कड़ी नीतियां कड़े तरीके से लागू की जाएं तो दोबारा इन परिस्थितियों का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा और शहर से बाजार से व्यापार बेईमानी समाप्त हो सकती है। इस बात को यह भली भांति जानता था। इसने नवीन पदों का सृजन किया। इस दिशा में सबसे पहला नाम आता है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत पूरे साम्राज्य का व्यापारिक प्रमुख हुआ करता था। पूरे साम्राज्य में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू करने का दायित्व इसी पर था, दीवाने रियासत पर। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। मलिक याकूब था और एक मलिक काफूर था। कंफ्यूज्ड होने से आप लोग बचिएगा कि काफूर इसका सेनापति था और ये मलिक याकूब इसका दीवाने रियासत था। अगला नंबर आता है शहनाए मंडी। मान लिया जाए भारत में ही मान लेते हैं, मान लिया जाए कि पूरे देश में लगभग 100 बाजार हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो शहनाए मंडी प्रत्येक बाजार का बाजार प्रमुख हुआ करता था। यानी कि अगर एग्जाम्पल की भाषा में समझें तो उसने लगभग 100 शहनाए मंडियों की नियुक्ति की थी प्रत्येक बाजार में। यह बाजार का अधीक्षक हुआ करता था। अगला नाम आता है बरीद का। यह घूम घूम कर निरीक्षण किया करता था। एक आता है मुनहियान, जो गुप्तचर था। इसके दो काम थे। एक तो बाजार के संदर्भ में गुप्त जानकारियां इकट्ठी करना कि कौन क्या कर रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है, कौन ईमानदारी बरत रहा है, इन सभी चीज़ों की जानकारी, बाजार से संबंधित जानकारियां इकट्ठी करना, प्लस प्रशासनिक जानकारियां इकट्ठी करना। गुप्तचर हुआ करते थे ये मुनहियान। अगला नाम आता है परवाना नवीस का।
यह वस्तुओं की परमिट जारी किया करता था। मुहतसीब, यह सेंसर अधिकारी हुआ करता था। नाजिर, यह नाप तौल का अधिकारी हुआ करता था। इसके शासन काल में बाजार, अब आइए देखते हैं बाजार के प्रकार। इसके शासन काल में दो प्रकार के बाजार हुआ करते थे। पहला शहनाई मंडी, दूसरा सराय अदल। बाजार के प्रकार, पहला शहना ए मंडी। कई बार बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये शहना ए मंडी बाजार है और वो शहना ए मंडी पद का नाम है। तो हाँ, निश्चित रूप से दोनों नाम दोनों का एक ही है, लेकिन संदर्भ अलग अलग हैं। शहनाई मंडी जहां पर खाद्यान्न की बिक्री की जाती थी। दूसरा नाम आता है बाजार के प्रकार के संदर्भ में सराय ए अदल। इस खाद्यान्न को छोड़कर शेष सभी चीजों की खरीद बिक्री यहां पर सराय अदल में होती थी। आई रिपीट अगेन, शहनाई मंडी में सिर्फ खाद्यान्न की बिक्री होती थी, जैसे अनाज, गुड़ इत्यादि की। जो खाने वाला सामान है उसकी बिक्री, खरीद बिक्री शहनाई मंडी में होती थी। और खरीद खाने की वस्तुओं को छोड़कर शेष वस्तुओं की जो खरीद बिक्री होती थी, उस बाजार का नाम सराय अदल था। भू राजस्व के संदर्भ में इसके किए गए प्रयास, सबसे पहले तो इसने मिल्क, इनाम और वक्फ, अभी तक के सभी शासकों ने मिल्क हो चाहे इनाम हो चाहे वक्फ हो, इसके अंतर्गत दी गई सभी जमीनों को इसने वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि वास्तव में सरकारी भूमि होती थी, जिस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य का अधिकार होता था। उस पर किसानों का अधिकार नहीं होता था। उसे ही खालसा भूमि कहा जाता था। मिल्क, इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई जमीनों को खालसा भूमि में बदलकर उन पर सरकार का यानी कि राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया। भू राजस्व की दर बढ़ाकर इसने 1/2 भाग कर दी, यानी कि 50%, 50%, जो अब तक के किसी शासक ने नहीं की थी। यानी कि इसकी भू राजस्व की दर सबसे अधिक थी। खम्स क्या होता था? खम्स एक लूटपाट के संदर्भ में खम्स भी एक कारक है, जिसके अंतर्गत सैनिक ज्यादा से ज्यादा लूट मार मचाते थे। जब कोई शासक किसी दूसरे क्षेत्र में हमला करता था, विशेष रूप से मुसलमान शासक, तो उसके कई सैनिक उसके साथ हुआ करते थे और उसके सैनिक इन क्षेत्रों से
कुछ माल अपने लिए लूट लेते थे, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, धातु हो, धन हो इत्यादि। उस धन का, उस संपत्ति का 1/4 भाग सुल्तान रखते थे और 3/4 भाग वो उस लूटने वाले सैनिक को मिलता था। कई बार गड़ा हुआ खजाना भी मिल जाता था, कई बार राजा का खजाना उसके सैनिकों के हाथों में लग जाता था। तो उनके मूल्य का 1/4 भाग सुल्तान को जाता था और 3/4 भाग उस सैनिक को जाता था जो इसकी खोज करता था। अगर समूह इसकी खोज करता था तो 3/4 भाग उस सैनिकों के समूह में बराबर रूप से बांट दिया जाता था। खाम्स यही था। इस लोभ के कारण जिस क्षेत्र पर ये आक्रमण करते थे, इनके सैनिक ज्यादा विध्वंसक होने की कोशिश करते थे, ज्यादा खतरनाक तरीके से लूटपाट मचाने की कोशिश करते थे। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने, अभी तक सभी सुल्तान 1/4 भाग लेते थे, लेकिन इसने 3/4 भाग कर दिया। हालांकि इस नीति को फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनाया, जिसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इन सभी बातों के बीच में इसने 2 नवीन कर लगाए, जिसका नाम था गढ़ी कर और चराई कर। नवीन कर, इसने 2 नवीन कर लगाए। गढ़ी कर जो कि झोपड़ियों पर लगाया जाता था, मतलब मकानों पर लगाया जाता था। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ये थी इसकी आर्थिक नीतियां। इन आर्थिक नीतियों को लागू करते करते 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी बैठा। मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद इसने खलीफा की उपाधि धारण की। बर्नी कहते हैं कि इसने खिलजी वंश के संस्थापक या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। क्यों? क्योंकि इसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। कई बार ऐसा होता था कि यह स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में पहुंच जाया करता था। कई बार तो नग्न होकर दरबारियों के पीछे दौड़ा करता था। इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर, त्रस्त होकर इसके वजीर, मुबारक खां के वजीर मुबारक खां के वजीर खुसरो खां ने गयासुद्दीन तुगलक के साथ मिलकर मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन इसका गयासुद्दीन तुगलक के साथ भी बहुत दिनों तक संबंध नहीं अच्छे से चल पाया। अंततोगत्वा इस गयासुद्दीन तुगलक ने 5 माह के बाद ही 1320 में यह गद्दी पर बैठा, दिल्ली का सुल्तान बना। ये
खुसरो खां, और 5 माह के बाद 1320 ईस्वी में ही गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या की और दिल्ली पर एक नए राजवंश की स्थापना की जो कहलाया तुगलक वंश। भारत के अभी तक के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित और समझदार सुल्तान जिसको कहते हैं, जिसे कई उपनामों से जाना जाता है, पागल, रक्त पिपासु, स्वप्नशील, जो था मोहम्मद बिन तुगलक, इसी तुगलक वंश का सुल्तान था। इस खुसरो खान ने गद्दी पर बैठते के साथ इस पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की और 5 माह के बाद इसे गयासुद्दीन तुगलक ने अपदस्थ किया और तुगलक वंश की स्थापना की। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कैसे की गई, उसका क्या इतिहास था, किस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक भी अन्य मुस्लिम शासकों की भांति अर्श से फर्श पर गया। इन सभी बातों की चर्चा करेंगे और किस प्रकार इस तुगलक वंश ने अभी तक के सभी मुस्लिम राजवंशों में सबसे लंबे समय तक शासन किया और किस प्रकार फिरोज शाह तुगलक एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में सफल रहा। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।